नमस्कार जी सभी को। आई वेलकम यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और हम लोगों ने फोर्थ पार्ट थर्मोडायनेमिक्स का स्टार्ट किया है, जहाँ पर हम लोगों ने बात करी कि जो थर्मोडायनेमिक फंक्शंस हैं वो क्या रहते हैं, क्या नहीं रहते हैं। हम सब जो ये फोर्थ पार्ट रहेगा थर्मोडायनेमिक्स का, इसके अंदर हम लोग बात करेंगे कि थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स क्या होते हैं और क्या जो हम लोगों ने पिछली वीडियो के अंदर बात करी थी कि क्या कंडीशंस रहती हैं कि जो कंडीशंस फॉलो होनी चाहिए ड्यूरिंग अ थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस। की फर्स्ट लॉ ने बता दिया कि इतनी हीट इतनी एनर्जी में जाएगी, इतना वर्क डन होगा। सेकेंड लॉ ने हमें बता दिया कि किस डायरेक्शन में वो जो एनर्जी का फ्लो है वो होगा और हाउ मच एनर्जी विल बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। लेकिन प्रोसेस प्रैक्टिकली पॉसिबल है या नहीं है ये हमें नहीं पता था, तो वो कुछ कंडीशंस हमने पिछली वीडियो के अंदर डिस्कस करी। तो वहाँ पर कुछ टर्म्स हमारे सामने ओरिजिनेट होकर आई थी, गिब्स फ्री एनर्जी, हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी, एंथैल्पी। और मैंने कहा था कि अगली वीडियो के अंदर मैं इनकी डिटेल डिस्कशन करूँगी कि ये होती क्या हैं। तो आज अपने प्रॉमिस को पूरा करने के लिए मैं आप सबके सामने हाजिर हूँ। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ थर्मोडायनेमिक फंक्शंस। हम लोग आज बात करेंगे कि जो थर्मोडायनेमिक फंक्शंस जिनको बोला जाता है वो क्या हैं, और या जिनको हम थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स बोलेंगे। थर्मोडायनेमिक फंक्शंस क्या रहते हैं और इनकी क्या डेफिनेशंस हैं, इनका रियल मीनिंग क्या है, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। सो फर्स्ट थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल या फिर फर्स्ट थर्मोडायनेमिक फंक्शन इज इंटरनल एनर्जी। बड़ी बार हम लोग बात कर चुके हैं, आपको पता भी है कि इंटरनल एनर्जी ऑफ ए थर्मोडायनेमिकल सिस्टम इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सिस्टम एंड पोटेंशियल एनर्जी। कि बेसिकली जो सिस्टम के एटम्स और मॉलिक्यूल्स, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, उन सब की टोटल एनर्जी, जिसके अंदर उनकी काइनेटिक एनर्जी भी रहती है और पोटेंशियल एनर्जी भी रहती है। सो इन सब के सम को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनल एनर्जी। सो फॉर अ नॉन इंटरैक्टिंग सिस्टम पोटेंशियल एनर्जी बिकम जीरो, सो ओनली काइनेटिक एनर्जी कॉन्ट्रीब्यूट्स इन इंटरनल एनर्जी। जैसे कि हम लोग आइडियल गैसेस की बात करते आए हैं। आइडियल गैस के अंदर क्या रहता है कि आपस में पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ इंटरैक्शन नहीं करते। अब जब इंटरैक्शन नहीं करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी। ये बात हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं कि अगर जो पोटेंशियल एनर्जी है दैट इज बेसिकली इंटरैक्शन एनर्जी। तो अगर पार्टिकल्स आपस में इंटरैक्ट नहीं कर रहे हैं तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी। सो इंटरनल एनर्जी में जो टोटल कंट्रीब्यूशन रह जाएगा वो सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी का रह जाएगा। सो मैथमेटिकली जो इंटरनल एनर्जी होती है दैट इज डिफाइंड बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। आपको पता है फर्स्ट लॉ की स्टेटमेंट रहती है डेल्टा Q इज इक्वल टू du प्लस डेल्टा W। कि हीट सप्लाई टू अ सिस्टम इज कंज्यूम्ड इनटू टू वेज। वन पार्ट increases internal energy of the system and second part is consumed in performing work. And we know that thermodynamical definition of entropy या another statement of second law of thermodynamics, it is delta Q by T is equal to ds। और हमें ये पता है कि जो डेल्टा W होता है वो PdV होता है। बहुत बार हमने इसको डिराइव किया है। सो आप लोग एक्सप्रेशन नंबर्स ले लीजिए। सपोज दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3। सो पुट 2 and 3 इन इक्वेशन नंबर 1। हम डेल्टा Q की वैल्यू भी पुट कर देते हैं यहाँ पर। इट इज़ TdS। ये T इधर जाएगा, मल्टीप्लाई होएगा, टैक्स रिडक्शन स्कीम नहीं है। इट इज़ TdS इज इक्वल टू du प्लस डेल्टा W का वैल्यू यहाँ पर रह जाता है PdV। तो यहाँ से du की एक नई एक्सप्रेशन हमारे पास आ गई है, TdS माइनस PdV। दिस इज एक्सप्रेशन फॉर इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम। इसको हम आगे यूज़ करेंगे इस एक्सप्रेशन को बार बार इन अपकमिंग एक्सप्रेशंस। एंड वी नो दैट द स्पेसिफिक हीट ऑफ अ सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम CV इज du बाई dt। कांस्टेंट वॉल्यूम पर ये होता है, ये भी हमने पिछली वीडियोस के अंदर डिटेल में डिस्कस किया है। और हमें ये पता है कि जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है U2 माइनस U1। इफ सिस्टम चेंजेस अ स्टेट सच दैट इट्स इनिशियल internal energy is U1 and its final internal energy is U2, then it is equal to Q। अगर प्रोसेस आइसोकोरिक है तो
फॉर एन आइसोकोरिक, क्योंकि यहाँ पर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम की बात हो रही है, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो ये टर्म dV जीरो बन जाती है, यहाँ पर ये टर्म dV जीरो बन जाएगी, तो डेल्टा Q इज इक्वल टू du हो जाएगा। सो चेंज इन जो हीट रहेगा वो रहेगा, और टोटल हीट के अंदर जो चेंज लेंगे वो हम इसमें डेल्टा Q स्टेट 1 से स्टेट 2 की तरफ ये रहता है एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज एग्जैक्टली इक्वल टू या न्यूमेरिकली इक्वल टू हीट सप्लाइड फॉर एन आइसोकोरिक प्रोसेस, जहाँ पर वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। और अगर प्रोसेस एडियाबैटिक है जहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट रहता है, तो एडियाबैटिक प्रोसेस के केस में यही जो एक्सप्रेशन है ये क्या हो जाएगा, अगर प्रोसेस एडियाबैटिक है तो एडियाबैटिक प्रोसेस के केस में हमें पता है जो हीट सप्लाइड रहती है वो कांस्टेंट रहती है। अगर हीट कांस्टेंट रहेगी तो यहाँ पर डेल्टा Q जीरो हो जाएगा, सो du इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा W। तो यही एक्सप्रेशन आप लोग यहाँ पर केसेस बना सकते हैं। फर्स्ट केस के अंदर हम आइसोकोरिक प्रोसेस की बात कर रहे हैं, सेकेंड केस में वी आर टॉकिंग अबाउट एडियाबैटिक प्रोसेस। इन एडियाबैटिक प्रोसेस चेंज इन इंटरनल एनर्जी U2 माइनस U1 इट विल बी इक्वल टू डेल्टा W फ्रॉम स्टेट 1 टू स्टेट 2, इट इज़ PdV 1 to 2, प्रेशर कांस्टेंट है, एडियाबैटिक प्रोसेस है सो हीट कांस्टेंट है, दैट इज़ वाई डेल्टा Q जीरो हो गया था, सो du इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा W। तो इट इज़ बेसिकली इक्वल टू द वर्क डन ऑन द सिस्टम। और अगर मैं नेक्स्ट केस की बात करूँ ड्यूरिंग फ्री एक्सपेंशन, या जिसको हम आइसोथर्मल प्रोसेस बोलते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस में हमें पता है कि टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होता, और काइनेटिक एनर्जी अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म है। अगर टेम्परेचर में चेंज नहीं है तो काइनेटिक एनर्जी में भी कोई चेंज नहीं है, अगर काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं है तो इंटरनल एनर्जी के अंदर भी कोई चेंज नहीं आएगा। सो अगर आप थर्ड केस लेंगे, यहाँ पर थर्ड केस लेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस का, तो उसके अंदर du ज़ीरो हो जाएगा, सो U2 माइनस U1 इक्वल टू ज़ीरो, U2 इज इक्वल टू U1 हो जाता है फॉर एन आइसोथर्मल प्रोसेस। उसके बाद हम बात कर सकते हैं कि इंटरनल एनर्जी ऑफ ए परफेक्ट गैस इज गिवन बाय U। इस एक्सप्रेशन से हम लेंगे परफेक्ट गैस की अगर आपको इंटरनल एनर्जी लेनी है तो du इज इक्वल टू CV/dt, और इसका हम कर देंगे इंटेग्रेशन फ्रॉम स्टेट 1 टू स्टेट 2, और आपको पता है इनडेफिनिट इंटेग्रल में एक कांस्टेंट भी साथ में आ जाता है। सो परफेक्ट गैस की आयनाइजेशन एनर्जी कहाँ से दिमाग में आ रहा है, इंटरनल एनर्जी आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड ड्यूरिंग एन आइसोकोरिक प्रोसेस, ये हमने पिछली वीडियो के अंदर बात करी है कि इफ प्रोसेस इज आइसोकोरिक कम आइसोएंट्रोपिक, मतलब प्रोसेस के अंदर वॉल्यूम भी कांस्टेंट है और एंट्रोपी भी कांस्टेंट है, देन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम हैज़ टू बी मिनिमम। या तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो हो जाता है या फिर उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, नेगेटिव। आपको याद होगा पिछली वीडियो में हमने बात करी थी कि आइसोकोरिक कम आइसोएंट्रोपिक प्रोसेस के लिए कंडीशन रहती है du लेस देन इक्वल टू ज़ीरो, या फिर मैं कहूँ इसको मैं लिख सकती हूँ du एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड एंट्रोपी की मिनिमम वैल्यू रहती है ज़ीरो। तो ये डिस्कशन थी फर्स्ट थर्मोडायनेमिक वेरिएबल, जिसको हम बोलते हैं इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ऑल्दो इसकी बात हम पीछे से करते आ रहे हैं, अब कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे कि एनर्जी है भैया सिस्टम की, एनर्जी देंगे, मॉलिक्यूल्स बेचारे इधर उधर भागना चाहते हैं, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, इंटरैक्शन होगी तो पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ेगी, सो इंटरनल एनर्जी में चेंज डेफिनेटली आएगा। सो ये पहले पड़ी हुई क्वांटिटी थी। उसके बाद नेक्स्ट जो थर्मोडायनेमिक फंक्शन है दैट इज़ एंथैल्पी। तो अब एंथैल्पी जो होती है दैट इज़ हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम। सेकंड जो पैरामीटर है वो है एंथैल्पी। ये टर्म थोड़ी आपने केमिस्ट्री में पढ़ी होगी, या कुछ स्टूडेंट्स के लिए ये टर्म नई भी हो सकती है। जो लोग थर्मोडायनेमिक्स की वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं, या लेक्चर्स जो हैं थर्मोडायनेमिक्स के पहली बार सुन रहे हैं, या जो अभी नए ग्रेजुएशन में हुए हैं तो उनके लिए ये टर्म नई हो सकती है। सो नेक्स्ट टर्म इज़ एंथैल्पी। मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आपको एटमोलॉजिकल मीनिंग पता है वर्ड का तो उसकी डेफिनेशन उसी में आ जाती है। सो इट हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एंथैल्पियन। ग्रीक में एक वर्ड है एंथैल्पियन, स्पेलिंग मिस्टेक होगी, लाइक दिस। तो इस वर्ड का मतलब होता है टू इम्पार्ट वार्मथ। एन मीन्स, ये वाला एन मतलब एंटर करना,
किसी चीज़ का, और थैल्पियन मीन्स हीट, तो हीट की एंट्रेंस यानी कि किसी चीज़ के अंदर हीट को इम्पार्ट करना, टू इम्पार्ट वार्मथ। कैमरलिंग ओन्स थे जिन्होंने पहली बार एंथैल्पी का कॉन्सेप्ट हमारे सामने पेश किया, और ही डिफाइंड एंथैल्पी एज हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर। अब किस तरीके से ये डेफिनेशन आई वो हम बात करेंगे। बेसिकली एंथैल्पी इज ऑल्सो ए थर्मोडायनेमिक फंक्शन एंड दैट इज कांस्टेंट ड्यूरिंग अ थ्रॉटलिंग प्रोसेस। अब थ्रोटल करना, ऐसे किसी चीज़ को घुट देना, किसी का गला दबा देना। सो बेसिकली जब आप किसी गैस को एक्सपैंड करते हैं उसको थ्रोटल करके, तो उस प्रोसेस को थ्रोटलिंग प्रोसेस कहा जाता है कि आपने पहले उसको अक्यूमुलेट किया, उसके बाद उसको एक्सपेंशन होने दी। डिटेल में हम आगे बात करेंगे थ्रोटलिंग प्रोसेस की, पूरी फुल फ्लैश्ड वीडियो लेकर आऊँगी इसके ऊपर। सो बेसिकली जो एंथैल्पी है दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड हीट फंक्शन। फॉर एनी मास इट इज़ डिफाइंड एज H is equal to U plus PV. H is the symbol by which enthalpy is denoted. It is the sum of internal energy of the system and product of pressure and volume of the system. अब अगर मैं इसके अंदर चेंज की बात करूं, इफ़ आई टेक द चेंज इन एंथैल्पी, तो आपको इन दोनों टर्म्स में चेंज लेना होगा, du। अब यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगाना होगा, सो PdV प्लस VdP। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 कहूँ इस पार्ट की, सेकेंड पार्ट की, और इसको इक्वेशन नंबर 2 कहूँ, तो और हमें ये भी पता है मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वाज, अभी थोड़ी देर पहले हमने बात करी थी, TdS इज इक्वल टू du प्लस PdV, जहाँ हमने वर्क डन को डेल्टा W को PdV पुट किया था। और दिस इज थर्मोडायनेमिकल डेफिनेशन ऑफ एंट्रोपी, या मैं कहूँ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की स्टेटमेंट, डेल्टा Q बाई T इज इक्वल टू DS, तो वहाँ से डेल्टा Q इज इक्वल टू TdS हो गया। तो ये जो एक्सप्रेशन रहती है इसके बारे में हमें पता है कि TdS की वैल्यू होती है du प्लस PdV। तो अगर मैं इसको एक्सप्रेशन नंबर 3 कह दूं, एंड लेट अस सब्स्टिट्यूट दिस एक्सप्रेशन नंबर 3 इन एक्सप्रेशन नंबर 2, तो ये बन जाएगा DH इज इक्वल टू TdS प्लस VdP। आपने इसको इसमें पुट किया, ये टर्म du प्लस PdV थी, इसको मैंने TdS प्लस VdP पुट कर दिया। सो जस्ट लाइक प्रेशर, वॉल्यूम एंड इंटरनल एनर्जी, enthalpy is also a state variable and dimensionally it is equal to energy, इसीलिए हम इसको heat energy भी बोलते हैं। अगर मैं इसके कुछ concluding facts की बात करूं, इसकी डिस्कशन करना चाहें, तो according to first law of thermodynamics, delta Q हमें पता है, we know that from first law delta Q किसके इक्वल होता है, du प्लस PdV। फर्स्ट लॉ सेकेंड लॉ का हम पीछा नहीं छोड़ेंगे, तेरा पीछा ना मैं छोड़ूंगी। सो और इसके अंदर हम बात करें, और हमें ये पता है कि जो DH है, DH इट इज़ इक्वल टू TdS। TdS क्या रहती है, हीट रहती है, सो इट इज़ डेल्टा Q प्लस VdP। ये भी इसको लिख सकती हूँ, इसी U प्लस PdV को अगर आप दोबारा से डेल्टा Q लिख लें तो DH इज इक्वल टू डेल्टा Q प्लस VdP, ये एक्सप्रेशन हमारी होती है। सो मैंने इस एक्सप्रेशन को यूज़ किया। नाउ इफ़ आई कीप द प्रेशर कांस्टेंट, सो एट कांस्टेंट प्रेशर दिस TP बिकम्स इक्वल टू 0 एंड दिस DH बिकम्स इक्वल टू डेल्टा Q। आप इसको जो भी एक्सप्रेशन नंबर 3 आ गया था यहाँ पर, तो इसको आप 4 दे दीजिए। सो इक्वेशन 4 शोज दैट फॉर एन आइसोबैरिक प्रोसेस, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट रखा है, सो फॉर एन आइसोबैरिक प्रोसेस चेंज इन एंथैल्पी is equal to the change in heat, या मैं कहूँ कि heat exchange by the system, therefore enthalpy is also called heat content of the system at constant pressure। heat के equal कब आई, जब pressure constant किया, तो इस वजह से इसको हम heat content of system बोलते हैं at constant pressure। for 1 mole of ideal gas at constant pressure हमें पता है डेल्टा Q को हम CP/dT भी लिख सकते हैं, जहाँ पर हमने CP/CV डिफाइन किए थे, जो स्पेसिफिक हीट की वीडियोज़ हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ हमने इसकी डिटेल में बात करी है कि डेल्टा Q जो है वो CP/dT के इक्वल लिखा जा सकता है। सो यहाँ से मैं DH को भी क्या लिख लूँगी, ये इसी एक्सप्रेशन को यूज़ करते हुए आई कैन राइट इट CP/dT, क्योंकि डेल्टा Q के इक्वल है, और CP यहाँ से क्या बन जाएगा, करली H बाई करली T एट कांस्टेंट P। तो जस्ट लाइक करली U बाई करली T जो एक्सप्रेशन आई थी उसको हम इस फॉर्म में लिख, पहले आपने DH बाई dt लिखा, फिर हमें पता है क्योंकि 2 वेरिएबल्स हैं T और P, तो पार्शियल डेरिवेटिव लेना ज़रूरी हो जाता है कि किसका रेस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव कर रहे हैं और किस क्वांटिटी को कांस्टेंट रख रहे हैं। सो इस वजह से मैंने यहाँ पर पार्शियल डेरिवेटिव ले लिया, क्योंकि ये CP इधर रखेंगे, DH बाई dt मेंशन करना है कि प्रेशर कांस्टेंट है, सो ओनली टेम्परेचर इज वेरिएबल।
तो जो चेंज ले रही हूँ वो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में ले रही हूँ, दैट इज़ वाई मैंने यहाँ पार्शियल डेरिवेटिव का सिंबल ले लिया है। अगर प्रोसेस आइसोबैरिक है, आप यहाँ पर पॉइंट्स बना कर बात कर सकते हैं। फॉर थर्ड स्टेप आई कैन से दैट इफ़ द प्रोसेस इज आइसोबैरिक, अब प्रोसेस आइसोबैरिक है तो प्रेशर वैसे ही कांस्टेंट है, जिसकी हम शुरू से बात करते आ रहे हैं कि प्रेशर कांस्टेंट है, तो इसको मैं डेल्टा H इज इक्वल टू H2 माइनस H1 लिख सकती हूँ। इसका मैं इंटीग्रेशन कर दूंगी तो मुझे मिल जाएगा हीट कंटेंट सिस्टम का फ्रॉम इन गोइंग फ्रॉम स्टेट 1 टू स्टेट 2। सो फॉर अ परफेक्ट गैस आई मस्ट से H इज इक्वल टू, परफेक्ट गैस के लिए ये किसके इक्वल हो जाता है, इंटीग्रेशन 1 to 2 Cp dt चेंज अगर आपको लेना है प्लस सम कांस्टेंट, जैसे हमने पिछले इंटरनल एनर्जी के अंदर बात करी थी बिल्कुल वैसे ही। नाउ इफ द प्रोसेस इज एडियाबैटिक, अगला नेक्स्ट स्टेप आप बनाएंगे फोर्थ कंक्लूजन के अंदर, इफ द प्रोसेस इज एडियाबैटिक इन नेचर एंड अलोंग विद दैट इट इज आइसोएंट्रोपिक, जो हम पिछली वीडियो में बात कर आए थे, इफ द प्रोसेस इज एडियाबैटिक कम isoentropic, then delta Q is 0 and ds is also 0. So delta Q and will be 0 and ds will be 0 for process that is adiabatic cum isoentropic. For such processes delta Q भी 0 हो गया है, ds भी 0 हो गया है, तो dH के एक्सप्रेशन के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या रह जाएगा, VdP, VdP ये रह गया सिर्फ। सो इट इज़ इक्वल टू VdP। अगर आपको टोटल चेंज लेना है तो आप इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, सो यू कैन गेट द एक्सप्रेशन फॉर एंथैल्पी। सो एंथैल्पी इज कांस्टेंट इन जूल थॉमसन एक्सपेंशन विच इज़ अ थ्रोटलिंग प्रोसेस ऑफ अ गैस। वहाँ पर एंथैल्पी हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। इसकी बात डिटेल में आगे करेंगे जब हम थ्रोटलिंग प्रोसेस करेंगे। और लास्ट बट नॉट लीस्ट इन केस ऑफ एंथैल्पी इज आइसोबैरिक कम आइसोएंट्रोपिक प्रोसेस अगर है तो डेल्टा H टेंड्स टू बी मिनिमम और कांस्टेंट, कि जो एंथैल्पी है वो या मिनिमम हो जाती है या कांस्टेंट हो जाती है, एंड चेंज इन एंथैल्पी इज ईदर 0 और लेस देन 0, कि या तो ये नेगेटिव हो जाता है या फिर ये क्या हो जाता है, इक्वल टू 0 हो जाता है। कौन से प्रोसेस के लिए, आइसोबैरिक एंड आइसोएंट्रोपिक। इसकी बात डिटेल में हमने पिछली वीडियो में ऑलरेडी कर ली। इसको मैं एक और फॉर्म में लिख सकती हूँ कि DH प्रेशर भी कांस्टेंट है, एंट्रोपी भी कांस्टेंट है, मिनिमम वैल्यू लिखनी है 0, अदरवाइज इट इज़ लेस देन और इक्वल टू 0। ये था हमारा सेकंड पैरामीटर। सो हमने डिटेल में बात करी कि एंथैल्पी क्या होती है, ये हीट कंटेंट होती है सिस्टम का, कि सिस्टम के अंदर कितनी हीट है। जब हम प्रेशर कांस्टेंट रख रहे हैं उस टाइम पे गैस ना एक्सपैंड हो रही है ना गैस के अंदर कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, उस टाइम पे उसकी खुद की उसकी इनहेरेंट हीट कितनी है, दैट इज कॉल्ड बेसिकली एंथैल्पी। So let us discuss now next parameter which is Helmholtz free energy, जो पिछली वीडियो में हमारे सामने एक मैं कहूँ कि दूध की तरह हमारे सामने खड़ा हो गया था, तो मैंने कहा था आगे इसको डिस्कस करेंगे। अभी इसकी अपीयरेंस देख लीजिए कि आ गया है और ये मिनिमम होता है किस किस प्रोसेस में, ये देखिए। सो लेट अस डिस्कस नाउ Helmholtz free energy। अब जो हमारी डिस्कस होनी रह गई है वो दो एनर्जीज रह गई हैं, हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी एंड गिब्स फ्री एनर्जी। ये दो पैरामीटर्स थे जो नए आए थे। थोड़ी थोड़ी डिस्कशन हमने पिछली वीडियोस के अंदर करी है। अब हम डिटेल में बात करेंगे कि एक्सप्रेशंस क्या होती हैं, ये टर्म्स क्या हैं, इनका रोल क्या रहता है। सो लेट अस डिस्कस थर्ड थर्मोडायनेमिक फंक्शन, हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी, जिसको हम कैपिटल F से डिनोट करते हैं। So basically Helmholtz free energy is defined as an energy which is freely available in a system that can be converted into work। पिछले वीडियोस के अंदर हमने अवेलेबल एनर्जी और अनअवेलेबल एनर्जी की बात बड़ी डिटेल में करी है। तो वहाँ पर जो अवेलेबल एनर्जी रहती थी जिसको वर्क में कन्वर्ट किया जा सकता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी। कि भैया सिस्टम ने ये एनर्जी फ्री निकाल के साइड पे रख दी है, कर लो, इसे वर्क परफॉर्म कर लो, उसको बोलते हैं हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी। एंड मैथमेटिकली इट इज डिफाइंड एज U माइनस
TS. U is the internal energy of the system and TS is the energy we can get from systems bond with the environment और by heating. कि जब जो सिस्टम है या मैं कहूँ कि दिस इज द एनर्जी दैट कैन बी रिसीव्ड फ्रॉम सिस्टम्स एनवायरनमेंट बाय हीटिंग, कि उसके आसपास से। या मैं इसको आपको एक और ब्यूटीफुल एग्जांपल लेकर समझाऊं कि मान लीजिए आप एक बिजनेसमैन हैं, शायद मैंने पहले भी डिस्कशन किया हो पिछली वीडियोस के अंदर, कि आप एक बिजनेसमैन हैं, आप सपोज़ एक कार या घर, कुछ बड़ी चीज़ जो है वो ख़रीदना चाहते हैं। नॉर्मली हमारी इनकम इतनी नहीं होती कि हम बहुत सारा घर या प्लॉट एक ही इनकम में, मिडिल क्लास फैमिलीज़ की मैं बात करूँ तो ख़रीद पाएँ। तो इसके लिए मान लीजिए अब क्या है कि मैं सपोज़ एक बिजनेसमैन हूँ और मुझे एक कार ख़रीदनी है और या एक सपोज़ प्लॉट ख़रीदना है एंड इट विल बी इन मैं कहूँ कि 20s 30s 40s ऑफ लैक्स, है ना। सो दैट इज़ नॉट माई मंथली इनकम। तो मुझे क्या करना होता है, हम हर बार क्या करते हैं कि मैं सोचूंगी कि भैया इतनी मेरी इनकम है, या मान लीजिए कि चलो कार बड़ी चीज़ होगी, मैं छोटी चीज़ की बात ही ले लेती हूँ कि मान लीजिए आप चाहते हैं कि भी या हमें तो घर के अंदर सपोज़ एक नया एसी ही खरीदना है, चलिए इतनी छोटी सी चीज़ हम ले लेते हैं। सो हमने एसी खरीदना है और सपोज़ जो इनकम है हमारी मंथली वो जितनी है उसमें से माइनस जो हम चाहेंगे कि जो हमारा खर्चा है वो निकाल के, कि भैया ये बच्चे की ट्यूशन फीस हो गई, ये राशन पानी का खर्चा हो गया, ये फलाना फलाना, घर में बहुत खर्चे होते हैं। सो ये तो इंटरनल एनर्जी, मतलब पूरी एनर्जी हो गई सिस्टम की, जो इनकम आ रही है मुझे ये वो है। TS उसको सर्वाइवल के लिए, सिस्टम को सराउंडिंग्स में सर्वाइवल के लिए जितनी एनर्जी ख़त्म करनी पड़ी है, खर्च करनी पड़ रही है, ये वो है जो मेरा मंथली खर्चा है। तो मैंने अपनी इनकम में से अपने खर्चे को सब्ट्रैक्ट किया, उसके बाद मैंने भैया घर वालों को जो अमाउंट है वो दे दी कि मेरे पास ये अवेलेबल है टू परफॉर्म वर्क। कौन सा वर्क? जो भी आपने खरीदना है, आप एसी खरीदें, कार खरीदें, उसमें मेरी ये कंट्रीब्यूशन रहेगी। सो ये होती है हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी। TS बेसिकली वो एनर्जी है जो सिस्टम कंज्यूम कर लेता है अपने आप को सराउंडिंग्स में सस्टेन करके रखने के लिए। टेम्परेचर और एंट्रोपी देखिए दोनों चीज़ें इसके अंदर। TDS हीट थी कि जो हीट एक्सचेंज होती है या रिसीव करी जाती है, सो उसके साथ इसका लिंक रहता है। अगर मैं चेंज इन हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी देखना चाहूँ DF, इट विल बी इक्वल टू DU माइनस, अब T और S दोनों ही वेरिएबल्स हैं तो हमें क्या लेना होगा, यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगाना होगा। इट विल बी TDS माइनस STT. This is expression for change in Helmholtz free energy. Now according to first law of thermodynamics, this DU ये हमें पता है किसके इक्वल होता है, TDS और PdV। इस फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। तो इसको अगर हम पुट करवा देंगे TDS PdV, DU की वैल्यू अगर मैं एक्सप्रेशन में पुट करवा दूँ यहाँ पर, तो DF बन जाएगा TDS माइनस PdV माइनस TDS माइनस ST। TDS ने TDS को मार दिया क्योंकि एक मयान में दो तलवारें नहीं रहती हैं। सो DF इज इक्वल टू माइनस PdV माइनस SDT। ये एक्सप्रेशन आ गई हमारे पास चेंज इन हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी की। सो इट इज़ फॉर रिवर्सिबल क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, ये जो एक्सप्रेशन आई है। एंड दिस हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी डिपेंड्स ऑन स्टेट ऑफ द सिस्टम, दैट इज़ वाई इट इज़ अ परफेक्ट डिफरेंशियल। ये सिर्फ सिस्टम की इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करता है। इट इज़ कंजर्वेटिव, पाथ इंडिपेंडेंट है, दैट इज़ वाई मैंने इसके साथ D लगाया है। जो हम पिछली वीडियो के अंदर बात हमने करी है कि परफेक्ट डिफरेंशियल क्या होता है, मैं एक और वीडियो ले आऊँगी अगर किसी को कोई डाउट है कि क्या होता है। सो बेसिकली यहाँ से, और जो U रहता है वो हमें पता है किसके, यहाँ से आप चाहें तो यहाँ से आप लोग चाहें तो U की एक्सप्रेशन भी लिख सकते हैं F प्लस TS की टोटल एनर्जी जो है सिस्टम की, उसके अंदर एक तो सिस्टम को सस्टेन रखने के लिए जितनी एनर्जी आई वो। सो मैं ये यहाँ से एक नई डेफिनेशन इंटरनल एनर्जी की दे सकती हूँ। इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज द सम ऑफ फ्री एनर्जी अवेलेबल फॉर वर्क एंड लेटेंट और बाउंड एनर्जी ऑफ द सिस्टम विद सराउंड। की सिस्टम को सराउंडिंग के साथ बाउंड होने के लिए, सर्वाइवल के लिए जितनी एनर्जी चाहिए वो एनर्जी, प्लस वर्क के लिए जितनी चाहिए वो टोटल एनर्जी सिस्टम की होती है। और आप चाहें तो यहाँ से TS बाउंड एनर्जी की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इट इज़ U माइनस F। टोटल एनर्जी में से आप अवेलेबल एनर्जी फॉर वर्क को सब्ट्रैक्ट करा दीजिए, तो जितनी एनर्जी से सिस्टम ने अपने आप को सस्टेन करके रखा हुआ है एनवायरनमेंट में, सराउंडिंग्स में, वो एनर्जी अवेलेबल एनर्जी आ जाती है। तो यू कैन से द इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज द सम ऑफ फ्री एनर्जी एंड बाउंड एनर्जी। और हमें पता है कि एंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम इन इरिवर्सिबल प्रोसेस इंक्रीजेज ऑलवेज, दैट इज़ वाई अगर एंट्रोपी इंक्रीज होगी तो बाउंड एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल ऑलवेज टेंड टू इंक्रीज।
and Clausius, that is why free energy available for work decreases and Clausius called it available energy, कि अगर बाउंड एनर्जी बढ़ती है तो अवेलेबल एनर्जी कम हो जाएगी। वो हमें पता है, अगर हमारे खर्चे बढ़ेंगे तो भैया जो इतना मैंने कार के लिए या मैंने स्कूटर के लिए या मैंने एसी के लिए खर्चा देना है वो कम हो जाएगा, कि जो मेरी कंट्रीब्यूशन थी वो कम हो जाएगी। तो जितना सिस्टम को सस्टेन करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, उतनी एनर्जी वर्क परफॉर्म करने के लिए जो अवेलेबल होती है वो कम हो जाएगी। सो ये कहानी थी हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी की। अगर मैं इसके कुछ फैक्ट्स की बात करूं, कुछ कंक्लूडिंग रिमार्क्स की बात करूं, तो वहाँ पर फर्स्ट स्टेप जो रहेगा, जिस तरीके से हम अलग अलग प्रोसेसेस के लिए बात करते हैं, इफ़ द प्रोसेस इज़ आइसोथर्मल इन नेचर, तो ये टर्म dt की क्या बन जाएगी, 0। तो dF यहाँ पर सिर्फ किसके इक्वल रह जाएगा, du माइनस TdS। मैं इसी एक्सप्रेशन के अंदर इसको लिख देती हूँ। सो du माइनस TdS किसके इक्वल हो गया, dF के इक्वल हो गया। और ये एक्सप्रेशन हो गई dF की। और अगर मैं सेकेंड स्टेप के अंदर बात करूँ, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग du माइनस TdS हमें पता है PdV के इक्वल होता है। अगर हम चाहें तो इन एक्सप्रेशंस को, और डेल्टा क्यू TdS होता है और उसको हम पुट करवा देते हैं एक्सप्रेशन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू du प्लस PdV में, तो वहाँ से du माइनस TdS इज इक्वल टू PdV आ जाता है। और ये वाली वैल्यू जो है PdV की वैल्यू को अगर हम यूज़ करें इन द एक्सप्रेशन फॉर dF, तो वहाँ पर जो dF है वो किसके इक्वल था, जो dF है इट इज़ इक्वल टू PdV ओनली, क्योंकि ये जो du माइनस TdS है दिस एक्सप्रेशन, और टेम्परेचर ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो ये टर्म 0 हो गई। इस टर्म की जगह हमारे पास सिर्फ क्या आ गया, PdV आ गया। और अगर टोटल चेंज लेना है तो आप इसका इंटेग्रेशन कर देंगे, एंड यू कैन से दैट चेंज इन हेल्महोल्ट्ज़ फंक्शन ड्यूरिंग अ रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस इज इक्वल टू वर्क डन ड्यूरिंग दैट प्रोसेस। और अगर मैं कहूँ कि हाँ, तो ये हो जाएगा वर्क डन बाय द सिस्टम एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये आपको हमेशा ध्यान रखना होगा कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो एंटायर वर्क इन सच प्रोसेस इज डन एट द कॉस्ट ऑफ फ्री एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो अंदर जितनी भी फ्री एनर्जी है उसकी कोस्ट पे ही वर्क डन सिस्टम परफॉर्म करता है। और अगर प्रोसेस आइसोकोरिक है, अगली बात अगर मैं करूँ कि अब प्रोसेस अगर आइसोकोरिक है तो dV भैया 0 हो जाएगा। और अगर dV 0 हो गया तो यहाँ पर हमारे पास क्या रह गया, तो उसके साथ साथ dV 0 होते ही dF जो बन जाएगा दैट विल बी इक्वल टू 0, वर्क भी परफॉर्म नहीं होगा। सो फ्री एनर्जी क्या हो जाएगी, इट विल रिमेन कांस्टेंट। तो ये जो एक्सप्रेशंस आई हैं आइसोथर्मल प्रोसेस की या अलोंग विद दैट आइसोकोरिक प्रोसेस की, तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे du माइनस TdS किसके इक्वल हो जाएगा, 0, क्योंकि वर्क डन नहीं होता उस प्रोसेस में, हमें पता है। तो dF जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ STT। इस एक्सप्रेशन में अगर वर्क डन 0 हो गया तो dF इज इक्वल टू माइनस STT। और यहाँ से S जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, जैसे हमने पिछले सेकंड पार्ट के अंदर लिखा था, माइनस करली F बाय करली T, पार्शियल डेरिवेटिव लेना है मुझे एट कांस्टेंट एंट्रोपी। अब ये वाली वैल्यू आप चाहें तो एंट्रोपी की U में पुट कर सकते हैं इंटरनल एनर्जी में। इंटरनल एनर्जी मुझे पता है F, और एक्सप्रेशन वो वाली पुट कर दीजिए, माइनस T एज सच रहेगा, करली F बाय करली T एट कांस्टेंट F एट कांस्टेंट वॉल्यूम, सॉरी वॉल्यूम कांस्टेंट है वहाँ पर, तो ये एक्सप्रेशन भी इंटरनल एनर्जी की आ जाती है। सो जो ये एक्सप्रेशन है इसको हम गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन भी बोलते हैं। बेसिकली इट इज़ डिनोटिंग हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी, लेकिन इसकी एक्सप्लेनेशन जो थी दैट वाज गिवन बाय गिब्स, दैट इज़ व्हाई दिस इज़ कॉल्ड गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी। और उसके बाद अगर आपको फिर से कुछ कंक्लूडिंग रिमार्क्स में और अगर आप लिखना चाहें तो आप कह सकते हैं, वी नो दैट TdS इज द अनअवेलेबल एनर्जी बिकॉज इट इज़ बाउंड एनर्जी, सिस्टम रिक्वायर्स दिस एनर्जी टू कीप इट सेल्फ सस्टेन्ड विद इन द सराउंडिंग्स। दैट इज वाई इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज द सम ऑफ फ्री एनर्जी एंड लेटेंट एनर्जी विच इज़ रिक्वायर्ड बाय सिस्टम टू सस्टेन। सो जो लेटेंट एनर्जी है वो अनअवेलेबल एनर्जी है, फ्री एनर्जी अवेलेबल एनर्जी है। तो एक नई डेफिनेशन इंटरनल एनर्जी की हो गई, अवेलेबल एनर्जी प्लस अनअवेलेबल एनर्जी। और हमें पता है कि ये जो हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी फंक्शन है ये वो फंक्शन है विच ईदर टेंड्स टू बी मिनिमम
और 0 इन आइसोथर्मल कम आइसोकोरिक प्रोसेस। इसी वजह से हमने टेम्परेचर भी कांस्टेंट रखा, वॉल्यूम भी कांस्टेंट रखा और टेम्परेचर भी कांस्टेंट रखा। हमने दोनों टर्म्स को, वॉल्यूम यहाँ पर टेम्परेचर, दोनों को कांस्टेंट रखकर कंडीशंस फाइंड आउट करी। और जो पिछली वीडियो के अंदर भी बात हुई थी कि फॉर अ प्रोसेस विच इज़ आइसोथर्मल कम आइसोकोरिक, हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी ईदर टेंड्स टू बी कांस्टेंट और इट टेक्स मिनिमम वैल्यू। तो DF ऐसे प्रोसेसेस में या तो इक्वल टू 0 हो जाता है कि कांस्टेंट हो गई हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी, या ये क्या हो गया लेस देन 0 की नेगेटिव हो गई, इसने मिनिमम वैल्यू ले ली। इसको मैं और क्या लिख सकती हूँ, DS, हमने टेम्परेचर और वॉल्यूम दोनों कांस्टेंट रखे हैं तो आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। मिनिमम वैल्यू लिखनी है, यू कैन इक्वेट इट इक्वल टू 0। तो ये जो सारा सिनेरियो था ये था हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी का। नाउ लेट अस डिस्कस द फोर्थ, लास्ट बट नॉट लीस्ट, द फोर्थ मैक्सवेल्स थर्मोडायनेमिक वेरिएबल या पोटेंशियल, दैट इज गिब्स फ्री एनर्जी। तो थर्मोडायनेमिक्स के भी हम चौथे अध्याय पर हैं, चौथे पड़ाव पर हैं और आज की वीडियो के भी हम चौथे पड़ाव पर पहुंच गए हैं जहां हमें बात करनी है गिब्स फ्री एनर्जी की या गिब्स फ्री फंक्शन की। अब गिब्स अंकल ने कहा कि जो कुछ भी हेल्महोल्ट्ज़ अंकल ने हमें कहा उसके अंदर चेंजेस करने की ज़रूरत है। अगर आपको घर में AC खरीदना है, आपको कार स्कूटर जो भी खरीदना है, भैया आप इनकम में से अपने खर्चे सब्ट्रैक्ट कर रहे हो एंड यू आर अ बिजनेसमैन, तो आपकी इनकम आपको फुली अवेलेबल नहीं है, आपको प्रॉफिट में से खर्चा करना पड़ेगा। तो बत्ती जगी दिमाग की, वो किसकी जगी, गिब्स की। सो लेट्स डिस्कस नाउ गिब्स फ्री एनर्जी, जिसको हम गिब्स फ्री एनर्जी फंक्शन भी बोलते हैं या गिब्स फंक्शन भी कहते हैं। सो हेल्महोल्ट्ज़ फंक्शन F हमें पता है, इट वाज इक्वल टू U माइनस TS, total energy of the system minus it is this energy which is required for system to keep itself bound with the surroundings. But Gibbs free function G, it is denoted by U minus TS plus PV। यहाँ पर ये PV एक्स्ट्रा एडिशनल टर्म साथ में आ गई है और हमें पता है F किसके इक्वल होता है, U माइनस TS के इक्वल होता है। सो G इज़ बेसिकली F प्लस PV, ये है। और हमें ये भी पता है H किसके इक्वल होता है, U प्लस PV के इक्वल रहता है। तो यहाँ से ये भी लिख सकते हैं G इज़ इक्वल टू, हमें यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है, इसकी एक्सप्रेशन को थोड़ा चेंज करने की मैं कोशिश करूँगी। इट विल बी H, ये वाला U और ये प्लस PV, इसको मैंने अगर H लिख लिया तो H माइनस TS, यहाँ पर ये वाली को सॉरी इस एक्सप्रेशन को यहाँ पर पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा G इज इक्वल टू H माइनस TS। दिस इज एक्सप्रेशन फॉर गिब्स फ्री फंक्शन, जो ये बताता है कि भैया दिस इज हीट कंटेंट, सिस्टम के पास हीट अवेलेबल कितनी है, जो आपका प्रॉफिट है बिजनेस का, दैट माइनस आपके खर्चे, वो अवेलेबल होगा कि मेरा जो प्रॉफिट है मैं उसमें से सब्ट्रैक्शन करूँगी। मैं जो यूजुअली खर्चे हैं, मैंने इनकम बता दी, लेकिन इनकम में कुछ अनअवॉइडेबल जो खर्चे रहते हैं उनको तो मैं भूल ही गई थी। तो मुझे इनकम में से नहीं, मुझे प्रॉफिट में से जो मेरे को सस्टेन करने के लिए एनर्जी खर्च हुई उसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा और बची हुई एनर्जी जो है वो देनी पड़ेगी। बचा हुआ एक्सपेंडिचर, बचा हुआ खर्चा, बचा हुआ रुपया मुझे देना पड़ेगा कि भैया ये अवेलेबल है, आप चाहिए तो AC लीजिए, कार लीजिए, फ्रिज लीजिए, जो मर्जी लीजिए। सो दिस इज गिब्स फ्री एनर्जी। इट इज़ बेसिकली एंथैल्पी माइनस बाउंड एनर्जी, कि एंथैल्पी में से बाउंड एनर्जी को माइनस करना होता है। तो एंथैल्पी की एक और एक्सप्रेशन यहाँ पर आ जाती है, H इज इक्वल टू G प्लस TS, गिब्स फ्री एनर्जी प्लस एनर्जी, बाउंड एनर्जी ऑफ द सिस्टम। सो एंथैल्पी गिब्स फंक्शन, जो एंथैल्पी है दैट इज गिब्स फंक्शन प्लस बाउंड एनर्जी। अब आपको पता है इंटरनल एनर्जी, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, एंट्रोपी, हीट, ऑल आर स्टेट वेरिएबल्स एंड जस्ट लाइक दैट गिब्स फ्री एनर्जी इज ऑल्सो अ स्टेट वेरिएबल। एंड फॉर स्मॉल चेंज मैं यहाँ पर इसके अंदर चेंज लूँगी तो ये DG किसके इक्वल हो जाएगा, इट विल बी DH माइनस TDS माइनस STP। इसके ऊपर मुझे क्या लगाना पड़ेगा, प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। और DH की जो वैल्यू है वो हम पुट कर देंगे। DH हमें पता है U प्लस PV होता है और वहाँ से DH DU प्लस PDV प्लस VDP हो जाता है और DU प्लस PDV को हम TDS लिखेंगे। जो पुरानी एक्सप्रेशंस आती जा रही हैं वहाँ से हमने अभी आज की वीडियो के अंदर भी एंथैल्पी की एक्सप्रेशन फाइंड आउट करी थी, DH इज इक्वल टू TDS प्लस VDP। तो मैं यहाँ पुट कर देती हूँ TDS प्लस VDP माइनस TDS
माइनस STT, ये हमारे पास आ गया DG। तो DG की एक्सप्रेशन ये आ गई है और TDS एक दूसरे को नस्तनाबूद कर देंगे क्योंकि एक मयान में दो तलवारें नहीं रह सकती। सो यहाँ से DG की एक्सप्रेशन आ जाएगी VDP माइनस STT। So du change in internal energy, dF change in Helmholtz free energy, dH change in enthalpy and dg change in हमें क्या देता है गिब्स फ्री एनर्जी। और मैंने सबके साथ d लगाया बिकॉज ऑल दीज आर परफेक्ट डिफरेंशियल्स। ये बात आ गई dg की। अब कमिंग ऑन टू द फैक्ट्स जो हमें इसके लिए डिस्कस करने हैं। उसी तरीके से आइसोथर्मल कम आइसोबैरिक अगर प्रोसेस है और रिवर्सिबल प्रोसेस है, आइसोथर्मल कम आइसोबैरिक प्रोसेस, आइसोथर्मल में dt 0 हो जाता है, आइसोबैरिक में dp 0 हो जाता है। तो dg जो रहेगा वो क्या हो जाएगा dg की एक्सप्रेशन यहाँ से हम लेंगे शुरू से, इट विल बी इक्वल टू du प्लस pdv माइनस TDS। ये एक्सप्रेशन है मेरे पास। नाउ अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ मुझे पता है डेल्टा Q किसके इक्वल होता है, TDS के इक्वल होता है। तो अगर आप अदरवाइज़ आप इतना सारा कुछ तामझाम करने की ज़रूरत ही नहीं है। इसी एक्सप्रेशन में TD 0 है एंड DP 0 है, तो सीधा इस प्रोसेस में मुझे पता है, इतना बैक जाने की हमें ज़रूरत नहीं है। हम बार बार उन स्टेप्स को क्यों करें जिनको हम ऑलरेडी करके आ चुके हैं। सो इसमें अगर मैं पुट करूँगी तो DG विल बिकम इक्वल टू 0। सो फॉर आइसोबैरिक कम आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस gives free energy tends to be constant and the fusion process of जैसे कि melting का process होता है and process of vaporization जैसे कि boiling का process होता है and sublimation, all these occur at constant temperature and pressure। आपको पता है कि जब भी सिस्टम अपना फेज चेंज करता है तो फेज चेंज कहाँ पर करता है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर करता है। एंड द प्रोसेसेस आर आइसोबैरिक कम आइसोथर्मल, सो दीज आर रिवर्सिबल इन नेचर एंड हैंस फॉर दीज प्रोसेसेस नेसेसरी कंडीशन इज G मस्ट बी कांस्टेंट। G को कांस्टेंट रहना पड़ता है जब भी फेज चेंज होता है। तो ये आप फर्स्ट कंक्लूजन में लिख सकते हैं। सेकेंड कंक्लूजन में आप बात करेंगे कि इक्वेशंस जो होती हैं ऑफ फ्यूजन कर्व्स, वेपोराइजेशन कर्व एंड सब्लिमेशन कर्व, उन इक्वेशंस की अगर मैं बात करूँ, इसको इरेज कर देती हूँ एक बार मैं। इक्वेशंस आपने नोट डाउन कर ली होंगी, सो लेट मी इरेज दिस। तो जो इक्वेशंस रहती हैं प्रोसेसेस की, दैट इज GS इज इक्वल टू GL, सॉलिड लिक्विड फेज जो रहता है को एग्जिस्टिंग होता है यहाँ पर, सॉलिड लिक्विड फेज इज को एग्जिस्टिंग हेयर। तो S और L हो गया, GL इज इक्वल टू GV, लिक्विड वेपर फेज इज को एग्जिस्टिंग एंड GS इज इक्वल टू GV, सॉलिड वेपर फेज इज को एग्जिस्टिंग। ये इक्वेशंस होती हैं इक्वेशंस ऑफ फ्यूजन कर्व, equation of vaporization curve and equation of sublimation curve, where GS is Gibbs function for a solid, GL is Gibbs function for a liquid and GV is Gibbs function for a saturated vapor and ये Gibbs free और at triple point GS is equal to GL is equal to GV, ये equal रहते हैं। So as G is function of pressure and temperature only here, so these equations uniquely determines the value of pressure and temperature at triple point। तो आप ट्रिपल पॉइंट पर प्रेशर और टेम्परेचर की जो वैल्यूज़ हैं उनको यूनिकली डिफाइन कर सकते हैं, यूनिक वैल्यूज़ निकल कर आपके पास आ जाएंगी। ये हो गया सेकेंड कंक्लूजन। थर्ड कंक्लूजन में हम बात करेंगे कि गिब्स एंड हेल्महोल्ट्ज़ रिलेशन जो रहती है, दैट इज़ G इज़ इक्वल टू, आपको पता है इट इज़ G इज़ इक्वल टू U प्लस PV एंड माइनस यहाँ पर क्या रहता है TS। और अगर मैं यहाँ पर बात कर लूँ कि ये जो U माइनस TS है, मैंने इस टर्म को इकट्ठा लिख लिया, प्लस PV, ग्रुपिंग कर दी, किसी के साथ करी जा सकती है क्योंकि ये मुझे पता है F होता है। सो G इज़ इक्वल टू F प्लस PV। ये एडिशनल हो गया कि गिब्स फंक्शन इज ऑल्सो डिनोटेड एज द सम ऑफ फ्री एनर्जी एंड रिवर्सिबल वर्क डन ड्यूरिंग एन आइसोबैरिक प्रोसेस। एंड गिब्स फ्री फंक्शन का जो है रिलेशनशिप है विद एंथैल्पी, उसको भी हम लिख सकते हैं। अब तो जस्ट रीअरेंजमेंट है एक्सप्रेशंस की। गिब्स फ्री फंक्शन को एंथैल्पी के साथ रिलेट करना है, U प्लस PV माइनस
TS, ये हमारी एक्सप्रेशन है। और U प्लस P भी हमें पता है एंथैल्पी होती है, तो H माइनस TS जो अभी थोड़ी देर पहले हमने डिफाइन किया वहाँ से एक्सप्रेशन लिखी। सो इट इज़ H माइनस TS। सो गिब्स फ्री फंक्शन कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन एंथैल्पी एंड बाउंड एनर्जी। और इसके अलावा आप क्या लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यू कैन राइट TdS, आपको पता है किसके इक्वल होता है, du प्लस PdV, इस एक्सप्रेशन के इक्वल रहता है ये। अब अगर मैं कहूँ कि जो dg है वो मुझे पता है, dg किसके इक्वल है, VdP माइनस STT। मैंने इक्वेशन को इरेज कर दिया, इधर इक्वेशन जिस पर हम पहुँचे थे, इट इज़ dg इज इक्वल टू VdP माइनस STT, ये इक्वेशन होती है। और V जो है, V यहाँ पर क्या रहेगा, इट इज़ करली G बाई करली P एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। दिस V कैन बी रिटन एज करली G बाई करली P। अगर मैं टेम्परेचर कांस्टेंट करूँ तो ये टर्म खत्म हो जाएगी, सिर्फ इतना पार्ट रह जाएगा। इतने पार्ट में मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकती हूँ, जैसे हम पीछे लिखते आए हैं पार्शियल डेरिवेटिव्स की फॉर्म में, हम इसको यहाँ पर लिख सकते हैं। और बिल्कुल इसी तरीके से अगर मैं प्रेशर कांस्टेंट रखूँ तो एंट्रोपी हो जाएगी करली G बाई करली T एट कांस्टेंट प्रेशर। तो एक्सप्रेशन ये हो जाएगी बट विद नेगेटिव साइन। तो इस एक्सप्रेशन को हम इन फॉर्म्स में लिख सकते हैं। आप चाहें तो इसको G की एक्सप्रेशन में पुट कर लिए, G इज इक्वल H माइनस TS। तो यहाँ चाहें तो आप इसको पुट करवा सकते हैं एक्सप्रेशन को। सो इट इज़ H प्लस T करली G बाय करली T जो रहेगा एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। आप चाहें तो वैल्यू जो है वो दूसरी एंट्रोपी की भी पुट करवा सकते हैं, यहाँ पर S रह जाएगा साथ में और ये एक्सप्रेशन आ जाएगी। सो इन दिस वे आप डिफरेंट एक्सप्रेशंस लिख सकते हैं। दिस गिव्स यू द रिलेशनशिप बिटवीन एंथैल्पी एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ गिब्स फंक्शन विद टेम्परेचर फॉर आइसोबैरिक प्रोसेस। मैंने यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट रखा। एंड इन अदर केस यू कैन से दैट फॉर आइसोबैरिक कम आइसोथर्मल प्रोसेस, जब dP भी ज़ीरो होता है और dt भी ज़ीरो होता है, उस टाइम पे हमें पता है dg ज़ीरो होने की कोशिश करता है या फिर मिनिमम होने की कोशिश करता है, या फिर dg एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर कैन बी रिटन लाइक दिस। तो ये इंट्रोडक्शन थी इन 4 थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल्स की, जिनको हम थर्मोडायनेमिक फंक्शंस भी बोलते हैं, इनको हम थर्मोडायनेमिकल पोटेंशियल्स भी बोलते हैं। अब ये यूटिलाइज किस तरीके से होते हैं, इनकी बात हम अगली वीडियोज़ में करेंगे। थैंक यू सो मच।